हेलो हेलो प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर भरतलाल मीणा, एलबीएस गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली, सह आचार्य राजनीति विज्ञान। बच्चों, मैं आज आपके समक्ष बीए पार्ट द्वितीय के द्वितीय प्रश्न पत्र भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत भारतीय संघीय व्यवस्था की प्रकृति के अंतर्गत क्रमशः भारतीय संविधान में एकात्मक लक्षण, संविधान द्वारा शक्तिशाली केंद्र की स्थापना पर चर्चा करूंगा। संविधान सभा के अनेक सदस्यों का मत था कि संविधान में संघात्मक सिद्धांत की नृशंसतापूर्वक हत्या की गई। श्री पी.टी. चाको का मत था कि संविधान सभा ने जिस संविधान का निर्माण किया है ये शरीर से संघात्मक है किंतु आत्मा से एकात्मक है। सभी शक्तियां संसद को प्रदान कर दी गई है और व्यवहारतः राज्य विधानमंडलों को कोई शक्तियां प्रदान नहीं की गई है। पी.एस. देशमुख का मत था कि जो संविधान बना वह संघात्मक की अपेक्षा एकात्मक अधिक है। पी.टी. चाको, पी.एस. देशमुख का दृष्टिकोण पूर्ण रूप से स्वीकार्य न होने पर भी मानना होगा कि भारतीय संविधान में एकात्मक व्यवस्था के कुछ लक्षण विद्यमान हैं। भारतीय संविधान और राजनीतिक व्यवस्था का विश्लेषण किया जाए तो दो प्रकार के एकात्मक तत्व दृष्टिगोचर होते हैं। भारतीय संविधान के अंतरंग में उपस्थित एकात्मक तत्व, भारतीय संविधान के बहिरंग में उपस्थित एकात्मक तत्व। भारतीय संविधान के अंतर्गत उपस्थित एकात्मक तत्व, भारतीय संविधान के अंतरंग में उपस्थित एकात्मक तत्व। भारतीय संविधान निर्माता भारतीय इतिहास के इस तथ्य से परिचित है कि भारत में जब जब केंद्रीय सत्ता दुर्बल हो गई तब भारत की एकता भंग हो गई और उसे पराधीन होना पड़ा। संविधान निर्माता भारत में इतिहास की पुनरावृत्ति नहीं चाहते थे, अतः संविधान निर्माताओं ने केंद्रीय सत्ता को अधिक शक्तिशाली बनाने का कार्य न्यायिक व्याख्या द्वारा सर्वोच्च न्यायालय पर छोड़ने की अपेक्षा स्वयं ही कर लेना उचित समझा। भारतीय संविधान में एकात्मक तत्व निम्नलिखित हैं। पहला है इकहरी नागरिकता। प्राय संघात्मक संविधानों में दोहरी नागरिकता पाई जाती है। अमेरिका में ऐसा ही है, किंतु भारत में नागरिकता का संबंध संघ से है और राज्यों की अपनी कोई नागरिकता नहीं है। प्रत्येक भारतीय को संपूर्ण भारतीय क्षेत्र में समान अधिकार प्राप्त है। यद्यपि ये संघात्मक सिद्धांत के प्रतिकूल है, किंतु भारत की एकता को बनाए रखने की दृष्टि से उसे आवश्यक समझा गया। दूसरा, शक्तियों का बंटवारा केंद्र के पक्ष में। हमारे संविधान में शक्तियों का बंटवारा इस प्रकार किया गया है कि केंद्र को राज्यों की अपेक्षा अधिक शक्तियां दी गई है। उदाहरण स्वरूप, संविधान द्वारा महत्वपूर्ण विषय संघीय सूची में रखे गए हैं। संघ सूची में 97 विषय रखे गए हैं और इन पर केवल संसदीय कानून बना सकती है। समवर्ती सूची में 47 विषय हैं। इन पर केंद्रीय सरकार तथा राज्यों के विधानमंडल दोनों ही कानून बना सकते हैं, परंतु इन दोनों के बनाए हुए कानूनों में कोई विरोध उत्पन्न हो जाए तो केंद्रीय कानून मान्य होता है और राज्यों द्वारा निर्मित कानून निरस्त माना जाता है। जहाँ तक राज्य सूची का संबंध है, सामान्यतः राज्य विधानमंडल इन विषयों पर कानून बनाएगा, परंतु कुछ विशेष परिस्थितियों में संसद इन विषयों पर भी कानून बना सकती है। अवशिष्ट शक्तियाँ भी केंद्र को प्राप्त है, न कि राज्यों को। संविधान सभा में अनेक सदस्यों ने ये मत व्यक्त किया था कि डॉक्टर अम्बेडकर ने सब कुछ केंद्र को प्रदान कर दिया है। संविधान निर्माताओं ने देश में उस समय विद्यमान आर्थिक राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए शक्तिशाली केंद्रीय सरकार की अनिवार्यता अनुभव की। के.एम. मुंशी ने स्पष्ट कहा था कि तथ्य यह है कि भारत के महान दिन वे थे जबकि देश में शक्तिशाली केंद्रीय शक्ति थी, और सबसे बुरे दिन वे थे जबकि केंद्र को प्रांतों की शक्ति द्वारा कमज़ोर किया जा रहा था, उसकी अवज्ञा हो रही थी। संविधान निर्माता ये जानते थे कि आज विश्व में केंद्रीयकृत सरकारों के निर्माण की प्रवृत्ति है और भारतीय संघ में भी केंद्रीय सरकार को शक्तिशाली बनने से रोकना अनुचित होगा।
डॉक्टर अंबेडकर ने स्पष्ट कहा था कि मैं सन 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित केंद्र से भी अधिक शक्तिशाली केंद्र की स्थापना के पक्ष में हूँ। इस प्रकार भारतीय संविधान ने एक अत्यंत शक्तिशाली केंद्र का निर्माण किया है। तीसरा, संघ और राज्यों के लिए एक ही संविधान। प्राय संघीय व्यवस्था में राज्यों के संविधान संघ से पृथक होते हैं, लेकिन भारत में भारत के संविधान के अंतर्गत संघ के संविधान के साथ साथ राज्यों के संविधान भी सम्मिलित हैं। भारतीय संघ की इकाइयों को अमेरिका के राज्यों तथा स्विस कैंटनों की भांति पृथक संविधान के निर्माण का अधिकार नहीं है। चौथा, केंद्रीय सरकार राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन में समर्थ। अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया के संघ में इकाई राज्यों की सीमाओं में उनकी सहमति के बिना परिवर्तन नहीं किया जा सकता, किंतु हमारे संविधान में अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद को यह अधिकार है कि वह किसी राज्य से उसका कोई प्रदेश पृथक करके 2 या अधिक राज्यों को मिलाकर कोई नया राज्य बना दे, किसी राज्य के क्षेत्रफल में कमी या वृद्धि कर दे, राज्य की सीमाओं तथा उनके नाम बदल दें। इनके लिए यद्यपि राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानमंडल के विचार मालूम करते हैं, लेकिन इन विचारों को स्वीकार करना न करना राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है। एकीकृत न्याय व्यवस्था। संघ प्रणाली में संघ और राज्यों के कानूनों को लागू करने के लिए दोहरी न्याय व्यवस्था आवश्यक समझी जाती है। भारतीय संघ में अमेरिका की तरह दोहरी न्याय व्यवस्था का प्रबंध करने के स्थान पर संघ व्यवस्था को एकीकृत कर दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के बाद न्यायालयों का गठन एक पिरामिड के रूप में होता है। राज्यों के उच्च न्यायालयों का निर्माण और गठन संघीय सत्ता के द्वारा ही किया जाता है। संकट काल में एकात्मक तत्व। हमारे संविधान में राष्ट्रपति को अनुच्छेद 352, 356, 360 द्वारा संकट काल की घोषणा करने का अधिकार है। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय संकट काल के समय संसद को राज्य सूची में वर्णित सभी विषयों पर कानून बनाने और राज्य पर सभी प्रकार के प्रशासकीय नियंत्रण प्राप्त हो जाते हैं। अनुच्छेद 360 के अनुसार राष्ट्रपति वित्तीय संकट की घोषणा कर सकता है और वित्तीय संकट की स्थिति में सभी राज्यों की वित्तीय व्यवस्था पर केंद्र का नियंत्रण स्थापित हो जाता है। वित्तीय संकट के समय राष्ट्रपति राज्यों के वित्त विधेयकों को भी अपनी मंजूरी के लिए मंगवा सकता है। राज्य में संवैधानिक संकट के समय राज्यपाल केंद्रीय सरकार के एजेंट के रूप में राज्य का शासन चलाता है और उस समय संसद उस राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार रखती है। इस प्रकार संकट काल में राज्य स्वायत्तता प्राप्त इकाइयां न रहकर एकात्मक राज्य के अंग हो जाते हैं। पायली के अनुसार संकट काल की घोषणा से संविधान का संघात्मक स्वरूप समाप्त हो जाता है और केंद्रीय शासन सर्वोपरि हो जाता है। धन्यवाद बच्चों।